मूवी की शुरुआत में हमें एक कार के अंदर एक लड़की को सोकर उठते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम नियोमी है। उसके साथ उसका हस्बैंड मैथ्यू भी है। नियोमी देखती है कि उसकी गाड़ी के चारों तरफ बर्फ जमी हुई है। वो बर्फ को हटाने के लिए दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता और तभी मैथ्यू भी उठ जाता है। वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। ना इनके मोबाइल में नेटवर्क है कि ये किसी को यहाँ पर मदद के लिए बुला सके और ना ही अब दरवाजे खुल रहे हैं क्योंकि इनकी कार बर्फ के नीचे दफन हो चुकी है। दरअसल एक रात पहले ये इसी रास्ते से अपने होटल की तरफ जा रहे थे, तभी बर्फीला तूफान शुरू हो गया जिसकी वजह से मैथ्यू ने अपनी गाड़ी को साइड में लगा दिया। इन दोनों से गलती ये हो जाती है कि दोनों के दोनों सो जाते हैं और अब जब ये उठे तो इनकी गाड़ी बर्फ के नीचे दफन है। इन्हें ये भी नहीं पता कि बाहर तूफान थम गया या अभी भी तूफान चल रहा है। साथ ही नियोमी जो कि 8 महीने से प्रेग्नेंट है, इन दोनों को कोई आइडिया नहीं है कि वो बर्फ के कितनी नीचे फंसे हैं और चारों तरफ बर्फ से कवर होने की वजह से उन्हें ये भी नहीं पता कि तूफान अभी चल रहा है या रुक गया। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि तूफान लगातार कई दिनों तक भी चल सकता है और जब तूफान रुकेगा तभी कोई उस रोड से गुजरेगा और अगर तूफान चलता रहा तो उनकी कार के ऊपर और ज्यादा बर्फ जमती जाएगी जिससे उन्हें ढूंढ पाने के चांस और भी कम हो जाएंगे। ना तो कार का रेडियो काम कर रहा था और ना ही उनके मोबाइल में नेटवर्क है। अभी वो सिचुएशन को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि उनके पास अभी खाना और पानी दोनों है और उन्हें लग रहा था कि वो रोड साइड पर ही है तो रोड से गुजरते हुए कोई ना कोई तो उन्हें देख ही लेगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बाहर कोई रोड बचा भी है या नहीं। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही दिखाई दे रही है। तूफान अभी भी चल रहा था। इनके पास खाने की सप्लाई होती है जिसे छोटी छोटी मील्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि कम से कम खाएं और इनका खाना ज्यादा से ज्यादा वक्त तक चल सके। इनके पास सिर्फ 12 दिन का खाना है और 2 पानी की बोतल भी है। नियोमी चाहती है कि दोनों के दोनों बाहर निकलने की कोशिश करें पर मैथ्यू ऐसा नहीं चाहता क्योंकि उसे नहीं पता कि बाहर की कंडीशन कैसी है। अगर ये गाड़ी के शीशे तोड़कर बाहर चले भी गए और आगे कोई जाने का रास्ता नहीं बचा तो ठंड लगने से इन दोनों की मौत हो सकती है और मैथ्यू इस रिस्क को नहीं लेना चाहता क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। अब इन दोनों को इसी तरह से गाड़ी के अंदर 3 दिन बीत जाते हैं पर आसपास से कोई भी नहीं गुजरता। उनके पास खाना पानी ब्लैंकेट थे और कैंडल्स भी थी, इसलिए अभी तक उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई थी। फिर भी मैथ्यू दूर की सोच रहा था और वो कम फूड खा रहा था। वो अपना फूड भी नियोमी के लिए सेव कर रहा था। कार में वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए नियोमी अपनी कहानी लिखने लगती है। नियोमी थोड़ी लापरवाह भी थी। वो पानी पीकर बोतल का ढक्कन ठीक से बंद नहीं करती और मैथ्यू का हाथ लगने से वो बोतल नीचे गिर जाती है और बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। मैथ्यू उसके ऊपर चिल्लाने लगता है लेकिन थोड़ी देर बाद मैथ्यू उससे माफी भी मांग लेता है। वो दोनों आराम से सो रहे थे तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि कोई उनके कार के पास खड़ा है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं और तभी ऐसी आवाज आती है जैसे उनसे दूर भाग गया। वो समझ जाते हैं कि वो कोई एनिमल था। मैथ्यू कैंडल को जलाकर साइड विंडो की बर्फ को पिघलाने शुरू कर देता है ताकि इनके पास पीने के लिए पानी इकट्ठा हो सके। उसने ये भी सोच रखा होता है कि जब इनका खाना खत्म हो जाएगा तो वो बर्फ को खा सकते हैं। मैथ्यू विंडो पर जमी बर्फ को पिघलाता है तो विंडो थोड़ी सी भी खुल जाती है। इधर नियोमी अपने मोबाइल से खेलती और तभी उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है जिससे उसकी बैटरी बाहर निकल जाती है। नियोमी मोबाइल को उठाकर उसकी बैटरी को फिट करके मोबाइल को ऑन करती है और मोबाइल ऑन हो जाता है और अब नेटवर्क भी आ चुका है। वो अपने पिता को फोन करती है और बताती है कि हम बर्फ में कहीं फंस चुके हैं, मुझे इस लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। और तभी उसका मोबाइल ऑफ हो जाता है क्योंकि उसकी बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी है। मैथ्यू को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने मुझे फोन क्यों नहीं दिया, मैं उन्हें लोकेशन बता सकता था। पर अब इन सब बातों का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि बैटरी अब पूरी तरह से ऑफ हो चुकी है। 2 दिन और बीत जाते हैं। नियोमी मैथ्यू को कहती है कि कुछ खाना खा लो और मैथ्यू कम से कम खाता है ताकि नियोमी को ज्यादा से ज्यादा खाना मिल सके। नियोमी कहती है कि हमें गाड़ी के शीशे को तोड़कर बाहर निकल जाना चाहिए और मैथ्यू कहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। बाहर हो सकता है कि तूफान चल रहा हो, तुम बाहर 2 कदम भी नहीं चल पाओगी। को मैथ्यू की बात माननी पड़ती है और आज पूरे 11 दिन बीत चुके हैं। कुछ देर बाद वहाँ एक बर्फ हटाने वाली गाड़ी आती है। ये बहुत आवाज लगाते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। गाड़ी में बैठा ड्राइवर इनकी आवाज नहीं सुन पाता और जल्दी यहाँ से निकल जाता है। आज पूरे 15 दिन हो चुके हैं। इनका खाना भी खत्म हो चुका है। नियोमी के पास पानी पीने के लिए नहीं है। तभी मैथ्यू गाड़ी की विंडो को, जो कि थोड़ी सी खुली थी, वहाँ से वो बर्फ को पिघलाकर पानी बना लेता है। अब रात में नियोमी के पेट में दर्द होने लगता है और वो अपना कंट्रोल खो देती है। गाड़ी की सीट के हेडरेस्ट से को शीशा तोड़ने की कोशिश करती है। तभी मैथ्यू कहता है कि तुम शांत हो जाओ,
अब उसकी डिलीवरी होने वाली है और इन दोनों को ये भी नहीं पता कि डिलीवरी कैसे की जाती है। और मैथ्यू नियोमी का हौसला बढ़ाता और कुछ देर बाद मैथ्यू की मदद से एक बच्चे को इसी गाड़ी में जन्म देती है, जो कि एक बेबी गर्ल है। इस बच्ची का नाम ओलिविया रखते हैं। इधर शीशा टूटने की वजह से गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है। इन्हें आज इस गाड़ी में पूरे 20 दिन हो चुके हैं। इनका खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये अब बर्फी खाते हैं। मैथ्यू का शरीर गर्म होना शुरू हो जाता है। दरअसल उसे फीवर हो गया है। अगली सुबह नियोमी सोकर उठती है तो देखती है कि मैथ्यू की मौत हो चुकी है। नियोमी परेशान होने लगती है। अब उसे क्या करना चाहिए। उसके पास उसकी बेटी है जिसके लिए उसे जीना होगा और उसे जीने के लिए खाने की जरूरत है। वो अपनी डायरी तक खा चुकी होती है। उसे आज इस गाड़ी में पूरे 24 दिन बीत चुके हैं। उसने अपने पति के कपड़े उतार कर पहन लिए हैं। तभी हमें बाहर दिखाया जाता है कि सूरज निकलता है। सूरज निकलने की वजह से बर्फ पिघलने लगती है। नियोमी टाइम वेस्ट नहीं करती और जल्दी से वो बर्फ हटाती और अपनी बेटी को लेकर वहां से बाहर आ जाती है। और शायद उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। कुछ ही देर में तूफान शुरू हो जाता है। उसके पास ऑप्शन है या तो गाड़ी के अंदर जाए या यहाँ से आगे बढ़ जाए। वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। हालांकि उसके अंदर चलने की भी शक्ति नहीं होती, पर वो अपनी बेटी को बचाना चाहती है। लगातार आगे बढ़ती चली जाती है, पर पूरा दिन चलने के बाद भी उसे बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। तभी वो आसमान में एक प्लेन देखती है और जिस दिशा की तरफ प्लेन जा रहा होता है वो उसी दिशा में चलने लगती है। दरअसल ये एक शॉर्टकट था। वो देखती है कि उसके सामने होटल है। इसके बाद वो होटल पहुंच जाती है। नियोमी को और उसकी बेटी ओलिविया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां उनका इलाज होता है और इस तरह से उन दोनों की जान बच जाती है। और यहीं पर ये सर्वाइवल मूवी खत्म होती है। ऐसी ही और मूवीज देखने के लिए वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।